जय हिंद दोस्तों, ज्ञान भारती जीएस ग्रुप में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एडुटेरिया द्वारा एनसीईआरटी का एक बुक लाया गया है जिसके तहत एमसीक्यू ऑल आउट करके दिया गया है, जिसमें हम 6 का हिस्ट्री देख रहे थे। अगर जो भी दोस्त इससे पहले का एपिसोड जो कि पार्ट 1 है एनसीईआरटी का, जिसमें 25 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन कराया गया है, अगर छूट गया हो तो पहले उसे देख ले, उसके बाद इसे देखे तो अच्छा से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, तो बताइएगा बज्जी संघ का निर्माण किस पुस्तक में मिलता है। तो बज्जी संघ के निर्माण के बारे में चर्चा जो है सो दीर्घ निकाय में मिलता है। पिटक में मगध, राजा बिंबिसार और अजातशत्रु तथा नालंदा और वैशाली की चर्चा मिलती है। और इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि हाल ही में होने वाली बीपीएससी और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन है कि बिहार की चर्चा किस किस ग्रंथों में मिलती है। तो सबसे पहले नंबर ऋग्वेद में, जो कि किक्कट के नाम से जाना जाता है, जो अपवित्र प्रदेश बताया गया है ऋग्वेद में। दूसरे नंबर में अथर्ववेद में मिलता है, जो कि मगध और अंक की चर्चा मिलती है। 3 नंबर में देखेंगे, 3 नंबर फैक्ट में कि शतपथ ब्राह्मण में विदेह का चर्चा मिलता है। और 4 नंबर में देखेंगे महाभारत में मगध के राजा जरासंध जो कि राजगृह एवं राजगृह या गृहब्रज की चर्चा मिलती है, तथा अंगराज कर्ण जो कि कर्ण के नाम से, दानी कर्ण के भी नाम से जाने जाते हैं, उनके लिए अंग का भी चर्चा मिलता है। और पुराणों में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और मगध के मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में जो मगध के राजवंशों के बारे में चर्चाएं मिलती है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, महिलाओं और शूद्रों को दोनों को वेद अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्रों को वेद पाठन या सुनने की अनुमति नहीं थी। और 2 नंबर क्वेश्चन में मिलता है, अब वर्ण व्यवस्था का जन्म का आधार तय मानी जाती थी। जी हाँ, ये 1 और 2 दोनों सही है। इसके तहत हम देखेंगे ऋग्वेद की तुलना ऋग्वैदिक काल के तुलना में अब समाज जटिल हो रहा था और उसमें कुछ व्यक्तिगत व्यक्तियों की जो है वर्चस्व बढ़ने लगी थी, जिसमें वर्णों को 4 वर्ण में बांटा गया था सभी व्यक्तियों को, जिसमें कि उसके कर्म के आधार पर पहले हुआ करता था, अब जन्म के आधार पर होने लगा था, जिसमें वर्ण व्यवस्था का प्रकोप दिखने लगा था, जिसमें कि 4 वर्णों में इस प्रकार से हैं। पहले वर्ण ब्राह्मण का था, दूसरा वर्ण शासक का अर्थात क्षत्रिय का था भी कहा जाता है, और तीसरा हो जाएगा विश्य या वैश्य, और चौथा हो जाएगा शूद्र। और इसी समय में जो है महिलाओं और शूद्रों को में वर्गीकृत किया गया था। महिलाओं को प्रायः शूद्रों के साथ वर्गीकृत किया गया था तथा वेदों की अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद इसमें जन्म के आधार पे जो है सो इसकी चर्चाएं मिलती है। उदाहरण के लिए, जब किसी के पिता और माता से अगर ब्राह्मण का पुत्र जन्म हो तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो कि अभी भी चल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, जो कि आज का 3 नंबर क्वेश्चन था। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे? नहीं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात ना तो एक ना तो दो। महाजनपद काल में कृषि की दो बड़ी परिवर्तन आई थी। हल की फाल अब लोहे के बनने लगे थे और कठोर जमीन को लकड़ी की फाल की तुलना में लोहे की फाल आसानी से जोत पाती थी, इसलिए फसलों की उपज बढ़ गई थी। दूसरे लोगों ने धान की पौधे को रोपना शुरू कर दिया था, अर्थात दोनों की बीज छिड़ककर और उपजाने के बजाय धान के पौधे को दोबारा रोपने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। अब इससे पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा धान होने लगा था, इससे पैदावार अच्छा होने लगा था। 29 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर चित्रित धूसर मृदभान का उपयोग किया जाता है। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए चित्रित धूसर मृदभान का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से पात्रों की अधिकतर थालियां एवं कटोरियां भी मिलती है। पात्र बहुत ही पतली सतह और सुंदर चिकने होते हैं तथा इसका उपयोग विशेषकर महत्वपूर्ण अवसरों और महत्वपूर्ण लोगों के लिए खाना परोसने में किया जाता था। और ये पात्र मिट्टी के हुआ करते थे, जिसे हम इंग्लिश में पोर्ट्रेट कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो इसका ऑप्शन 1 देखेंगे, अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इसका आंसर हाँ हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में स्थित है, जो कि अभिलेख शासक अशोक के द्वारा उनके आदेश पे उत्कीर्ण करवाया गया था तथा जब हम कुछ लिखते हैं तो वह किसी भी लिपि का उपयोग किया गया हो, लिपियां अक्षर अथवा संकेतों से बने होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम उस एक भाषा का उपयोग करते हैं। यह अभिलेख क्षेत्र की प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक दोनों लिपियां की भाषाएं मिलती हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31, महाजनपद का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन के बसने का जगह। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे है, महायज्ञों को करने के लिए राजाओं एवं राजा न होकर महाजनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का अर्थ होता है जहां बसने की जगह हो। पुरातात्विकविदों ने इस जनपद की नई बस्तियां की खुदाई की और दिल्ली में पुरानी किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंजीर खेरा जैसे प्रमुख साइट्स मिले, जहाँ की खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ी में रहते थे, मवेशियाँ और अन्य जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें और गन्ना, तिल जैसे अनाज फसल उगाते थे। अब देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, महाजनपद काल की उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, करीब 2500 वर्ष पहले 6ठी ईसा पूर्व में महाजनपद काल के लिए महत्वपूर्ण हो गए थे। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। हर महाजनपद एक राजधानी हुआ करती थी।
और कई राजधानियां किलाबंद हुआ करती थी। चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। और उसके साथ चलेंगे 33 नंबर पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में दर्शन शाखा के संस्थापक को मिला है। तो सबसे पहले देखेंगे वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हो जाएंगे। उसके बाद न्यायिक दर्शन, न्यायिक दर्शन के प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। उसके बाद सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएंगे। और उसके बाद योग दर्शन, योग दर्शन के प्रवर्तक के बारे में आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ऐसे पतंजलि हो जाएंगे। और पूर्वी मीमांसा के प्रवर्तक हो जाएंगे जैमिनी और तथा वेदांत एवं उत्तर मीमांसा के व्यास हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 34। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। उन्होंने संस्कृत की व्याकरण तैयार किया था। हाँ, सही है। पाणिनि जो कि संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण लिखा गया था, जिसमें कि स्वर एवं व्यंजन की व्यवस्था की गई थी। और फिर इसका उपयोग करके बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र बनाए गए थे। सूत्र भी बनाए गए थे। और हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश कहाँ दिया था? तो 35 नंबर का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस के पास पड़ता है, वाराणसी या काशी के पास पड़ता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बौद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य कुल के एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज में घर से सुखों को छोड़ दिया और निकल पड़े। अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के बाद और अन्य कई विचारकों से मिलने के बाद इन्हें अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें रास्ता ढूंढने की निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया में पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। बाद में बौद्ध के रूप में जाने लगे। बनारस के निकट स्थित सारनाथ गए तथा उसमें पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु हो गई। शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान मृत्यु से पहले का वर्षा जो कि वैशाली में बिताया था। और उनकी मृत्यु कुशीनगर या कुशीनारा में हो गई थी। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्ध की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। बौद्ध ने दुखों के कारण तृष्णा, लालसा को बताया था, ये सही है। उसके बाद उन्होंने आत्मसंयम अपनाने की तथा मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, इन दोनों का उपदेश दिया था। दोनों सही है। उसके बाद हम लोग उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बौद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ऐसा हमारी इच्छा है तथा लालसा जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती, ये सकती है तो इसी के कारण सारी परेशानियां होती है। कभी जो हम चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तथा अधिक तथा अन्य वस्तुओं पाने की इच्छा रहती है। बुद्ध इस तृष्णा या लिप्सा का है। और बौद्ध की शिक्षा संयम अपनाकर हम ऐसे लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा। उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? तो 37 नंबर का आंसर इस प्रकार से, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठना। 37 नंबर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कई विचारों के संकलन
को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों के दौरान की हिस्सा है। फिर से देखेंगे, ऐसे कई विचारों की संकलन को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है, उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद का अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना है। इस ग्रंथ में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच बातचीत की संकलन है। उसके बाद देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? तो पाणिनि ने। इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी महावीर अपनी शिक्षा किस भाषा में लिए थे? तो प्राकृतिक भाषा में लिए थे। स्वामी महावीर अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में लिए थे। वहीं यही कारण है कि साधारण जन भी इसकी कारण है कि जनसाधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 40 है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पे विचार करें। मुख्य व्यापारी जो कि जैन धर्म का समर्थक है, हाँ सही बात है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः किसान वर्ग लोग जैन धर्म से स्वीकार नहीं किया करते हैं, सही बात है। महावीर जैन धर्म की शिक्षा ली थी। इनके अनुसार सत्य जानने की इच्छा करना प्रत्येक पत्नी स्त्री पुरुष अपने घर को छोड़ देना चाहिए तथा अहिंसा के नियमों का पालन कड़ाई से पालन करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे, किसी भी जीव को कष्ट ना देने चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर ने कहा था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है साधारण जन की और उनकी अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। उनकी और मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म के समर्थन किया था। किसानों के द्वारा नियम के पालन न होने के कारण फसल काटते थे तो कीड़े मकोड़े मर जाते थे। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा कि संघ में रहने के लिए बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह विनय पिटक में मिलता है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। वह घर त्याग करने के लिए सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ऐसे लोगों के लिए संघ के संगठन बनाए गए थे जो घर से त्याग करने वाले लोगों के साथ रह सके। संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध ग्रंथ के संबंध में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश करने के लिए अपनी माता से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, ये सही नहीं है। सही कौन कौन सा है वो देखेंगे। सही में हो जाएगा संघ में पुरुष और स्त्री को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही है। उसके बाद सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को अपने माता पिता की इच्छा अनुमति लेनी आवश्यक थी, सही है। 1 2 3 सही है, 4 नंबर गलत है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महायान के संबंध में इसमें कौन सा विचार सही है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, सही है। 2 नंबर हो जाएगा, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति को बढ़ावा दी थी, ये भी बात सही है।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे। महायान मुख्य विशेषताएं यह थी कि मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई गई थी। मिसाल के तौर पर निर्वाण प्राप्ति को पीपल की पेड़ मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी। इसमें अधिकांश मथुरा में तथा कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है जो कि बौद्ध धर्म की मूर्ति एवं प्रतिमाओं की पूजन के लिए लोकप्रिय माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्धित्व की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा 2 और 3। बौद्धित्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी, सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वे भारत के पहाड़ जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी फैले हैं और लोकप्रिय हुए, सही बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, बौद्ध के जीवन के बारे में बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। तब बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो अश्व घोष के द्वारा किया गया था। बुद्ध के जीवन की जीवनी जो कि बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष के द्वारा किया गया था। ये कुषाणों की सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसके पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। तो 1 नंबर, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया में भी है, सही है। 2 नंबर हो जाएगा, इन देशों में थेरीवाद नामक बौद्ध ग्रंथ की प्रारंभ रूप कहीं अधिक प्रचलित है, तो सही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थेरीवाद का संबंध किस ग्रंथ से है, तो ये हो जाएगा थेरवाद का बौद्ध ग्रंथ से हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने की एक वृत्ताकार पथ होता है, वह क्या कहलाता है, तो परिदक्षिणा कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, साम्राज्य में ऐसे कौन से सामाजिक एवं धार्मिक समस्याएं थी जिन्हें अशोक को परेशान किया तथा उसके धम्म की प्रचार के लिए प्रेरित किया। तो इसका हो जाएगा विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष। और 2 नंबर हो जाएगा दासों एवं सेवकों के बीच के साथ का दुर्व्यवहार। और 3 नंबर हो जाएगा परिवार एवं पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। उसके बाद 49 नंबर देखेंगे, यह एक विशाल एवं सुंदर नगर है और यह एक विशाल प्राचीन घिरा हुआ है जो कि 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिले मकान लकड़ी और ईंट की बनी हुई है। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला की वर्णन करने वाले व्यक्ति जिन्हें कि प्राचीन यात्री भी कहा जाता है, वो कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएंगे। मेगास्थनीज के द्वारा जो है सो भारत की एक बड़ी महाजनपद जिन्हें कि मगध कहा जाता है उसका वर्णन किया गया था। मेगास्थनीज एक राजदूत था जो कि पश्चिम एशिया की यूनान शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज जो कि कुछ देखा उसका वर्णन लिखा। उसने विचरण का एक अंश यही दिया कि जिन अवसरों पर सम्राट जनता के सामने आते थे उन्हें भव्य शाही जुलूस के साथ मनाया जाता था और एक सोने की पालकी ले जाया जाता था
और उसके अंगरक्षक सोना और चांदी सजे हाथियों पर सवार होते थे और कुछ अंगरक्षक ऐसे पेड़ अपने हाथों में लिए रखते थे जिस पर जीवित पक्षी जिसे परीक्षित तोते और कई झुंड शामिल होते थे। सम्राट के सिर पे चारों ओर चक्कर लगाते थे। इस प्रकार से वर्णन किया है। और राजा आमतौर पे हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। इस बात का डर लगा रहता कि कोई उनकी हत्या करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए विशेष सेवक राजा के भोजन करने से पहले उसे चखा करते थे। इस प्रकार से वर्णन किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50, जो कि इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर की इच्छा स्पष्ट करता है? 50 नंबर में है, जहां इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। कर सीमित थे, नजराना असीमित था तथा समावेश स्वेच्छा से दिया जा सकता था। जहां कर सीमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, नजराना अनियत रूप से जो है सो जब भी संभव हो इकट्ठा किया जा सकता था और ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः लोगों के लिए जाते थे और वे स्वेच्छा से देते थे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51 कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 वर्ष पहले हुआ था। इसके संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, जो कि 2300 वर्ष पहले किया गया था। चाणक्य या कौटिल्य नाम की एक बुद्धिमान व्यक्ति जो चंद्रगुप्त की सहायता की थी, और चाणक्य विचार को हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलता है। उसके बाद तक्षशिला के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है, चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से कौन सी नगर उत्तर पश्चिम मध्य एशिया में जाने के लिए प्रमुख मार्ग थे? तो वो हो जाएगा तक्षशिला। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा, उज्जैन, तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के बीच जाने के लिए मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन दूसरे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की रास्ते में पड़ता था। शायद ही नगरों में व्यापारिक, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की और यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन था? उसका नाम क्या है? तो मेगास्थनीज हो जाएगा। और बताइएगा 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में आने वाले विदेशी अतिक्रमणकारी की सही क्रम क्या है? हिंद, यवन हो जाएंगे, शक हो जाएंगे, हिंद, पार्थियन हो जाएंगे और कुषाण हो जाएंगे। 1 नंबर में हो जाएंगे हिंद यवन, 2 में शक हो जाएंगे, 3 में हो जाएंगे हिंद पार्थियन और 4 नंबर में हो जाएंगे कुषाण। नंबर क्वेश्चन है, जगह जगह जाकर अशोक ने शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था। इस अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपको महामात के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ज्ञान भारती जीएस ग्रुप को देखने के लिए आप सभी श्रोतागण को धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये भी बतलाएं कि हिस्ट्री को रेगुलर चलने दें या और भी सब्जेक्ट लाए, कमेंट में अवश्य बताएं। जो भी आपका जो सब्जेक्ट पढ़ने का इच्छा हो
वो अवश्य बोले, जिस पे पाठ बनाया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। Yeah.